वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हो क्लास नंबर 23 की बात करेंगे आज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। आप सबको पता है ग्रुप 2 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रुप 2 का आपका जो एग्जामिनेशन है वो अवेलेबल होने वाला है आप सबके लिए 28 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो 28 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों। रिवीजन सेशन की ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है। तो सेकंड क्लास के अंदर क्या करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर इन ड्यू कोर्स मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो रिवीजन सेशन में बच्चों सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स के बारे में। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपका सबको पता है 1964 में आया था। अब नोट वाइज, ठीक है, क्वेश्चन वाइज जैसे कि हमने लास्ट क्लास आपको कराई उस हिसाब से ही हम कराएंगे आपको, ठीक है जी। तो देखो टोटल रूल्स कितने हैं इसके अंदर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कभी नहीं पूछा गया बट आपको पता होना चाहिए टोटल कितने रूल्स हैं। 25 रूल्स हैं, ठीक है। 25 रूल्स को अगर सीरियल नंबर से डिफाइंड करें हम तो टोटल 32 है। अब ऐसा क्यों है, ये जो डिफरेंस है 25 और 32 का, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। क्यों है, क्यों, क्योंकि 3A 3B 3C, अब वैसे ही ये रूल नंबर जो सीरियल नंबर तो ये ज्यादा हो जाएंगे, बाकी नंबर 3 रहा रूल का, ठीक है। ऐसे ही 13A 18A 22A, और ये ही बच्चों इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। ये जो आपको बताए ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं इनका डिस्कशन हम पहले कर लेते हैं। देखो अगर रूल नंबर बात की जाएगी 3A, तो बार बार हमने आपको क्लास में बताया है, याद रखना है आपने ये, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी है उसने अपना बिहेवियर ठीक रखना है, विनम्रता रखनी है, बोली में मिठास होनी चाहिए, है ना, किसी से रूडली बिहेवियर नहीं करना है। 3 के बाद 3B की बारी आ जाती है। 3B में है कि गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं उनका आपने ऑब्जर्वेंस रखना है, ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है रूल 3C। 3C में बात की जाती है प्रोहिबिशन, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन। याद हो गया आपको, ये तीनों के तीनों रट लेना आप, ये याद होने चाहिए आपको। 13A, ये 13 है बच्चों, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, 13 है ये। चलो कट करके दोबारा से लिख देते हैं 13A। 13A में क्या है, 13A में डोरी की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछता है डोरी के बारे में किसकी बात की गई है, डोरी के प्रोहिबिशन की बात की गई है, दहेज की बात की गई है, तो वो आपका 13A के अंदर है। एक 18 में आपका 18A आ जाता है। 18A क्या है, 18A है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। इसमें क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन। एक्विजिशन समझते हो ना, एक्वायर करना, खरीदना, एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल होता है बेचना एक तरह से, ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, पूरी बात की गई है इसके अंदर। उसके बारे में आउटसाइड इंडिया कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, वैसे तो परमिशन होती नहीं, एंड ट्रांजैक्शंस विद फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के साथ ट्रांजैक्शंस करनी है आपने तो कैसे करनी है, ये विदाउट एनी प्रियर इंटीमेशन पॉसिबल नहीं होता, याद रखना है आपने। सॉरी बच्चों, 3A 3B 3C 13A 18A, ये आपने देखी।
मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और भी हैं जो आपको बताने जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन, लेकिन ये पूरी की पूरी स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाना आप, ये है ना। एक और रह गया ना हमारा, एक और रह गया बच्चों, यहीं पे लिख देते हैं उसको, रूल 22A। 22A में किसकी बात की गई है, हिंदी में बता दूं आपको, ये आपने जो रिवीजन की हमने एमसीक्यू सेशन कराया था ना, उसमें भी पूछा था हमने आपसे। तो प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से बच्चे का काम करना मनाही है, रूल नंबर 22A में ये बात की गई है। चलो फटाक से आ जाओ रिवीजन पे। 3A में क्या है बच्चों, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। 3B में क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। 3C में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन। 13A में किसकी बात की गई है, डोरी दहेज के बारे में। 18A में किसकी बात की गई है, रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजेक्शन विद फॉरेनर्स की बात की गई है। 22A में क्या है, 14 साल से बच्चों का काम कराना मनाही है, कानूनी दंड है। ठीक है, हो गया आपकी पूरी की पूरी स्लाइड, रिवाइज कर लिया आपने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको अब और इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो हम बताएंगे आपको। तो डेफिनेटली ये ए वाले तो ए बी जो थे ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये करना है, ठीक है। बाकी अदर इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ना क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल नंबर कितना, 9 है ना, ये 9 होता है, ठीक है जी। गिफ्ट्स की बात की जाती है, गिफ्ट्स आपका आ जाता है रूल नंबर 13 के अंदर। कैसे याद रखना है कि 13A के बाद डोरी की बात, दहेज की बात की जाती है। क्लियर हो गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये है रूल नंबर 18। अब ये 18A से कैसे अलग है, 18A में आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी खरीदने की बात है, आउटसाइड इंडिया। तो कंफ्यूज मत होना कभी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड आपने देखा और आंसर उसको टिक कर दिया, रूल 18A। 18A नहीं है वो, मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल, रूल नंबर 18। 18A में बात होगी रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड द इंडिया। हमेशा याद रखना ये वाली बात, ठीक है जी। फोर्थ में बच्चों देखेंगे रूल नंबर 4, जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज या फर्म्स, कि भाई फेवर नहीं करोगे आप अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का, वो रूल नंबर 4 के अंदर बात की जाती है। स्ट्राइक की बात होगी, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक पेपर में आता है, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक एस से आवाज आती है, रूल नंबर 7, ऐसे याद रख लेना 7, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, वो आपका रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या है आपका, 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी हैं आपके लिए जो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। अच्छा, एक रूल नंबर 6 और है, वो आपको बता देते हैं।
रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, ये ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस की बात है। ज्वाइनिंग एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, चल ये एक तरह से वन लाइनर जो हम मानेंगे, हम दो मानेंगे। क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं, अब थर्ड लाइन वन लाइनर की बात करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल, तो पता है सिविल सर्वेंट पे है। नॉट एप्लीकेबल किस पे है, तो नॉट एप्लीकेबल का सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉइज का याद रखना, रेलवे एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होते। दूसरा किसका आएगा, रेलवे बोर्ड में हो, अलग से भी लिख सकते हैं इस लाइन को, कोई रेलवे बोर्ड का मेंबर हो, वो भी नहीं आएगा। तीसरा मतलब रेलवे का तो आना ही नहीं। एक ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाएगी, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के बाद में आपका कोई मेंबर है, अगर स्पेशल कोई ऑर्डर दे देता है, मतलब प्रेसिडेंट को स्पेशल ऑर्डर देता है, तो उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो जी 3 हो गया। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में हम क्या डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फोर्थ में देखो यही है जनरल पॉइंट्स है। अब जनरल पॉइंट्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या रखना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, कि क्या होना चाहिए, कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बना के रखनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आएंगे। डिवोशन टू ड्यूटी, ये हमने जब कंडक्ट रूल की क्लास पढ़ाई है वो दोबारा चेक कर लेना, भले ये हमने सारे बताए, तो ये आपको देख के पता लग जाएगा। एक एक पॉइंट आप पढ़ोगे ना, पॉइंट ये सारे पढ़ लेना, 18-19 पॉइंट है। ठीक है, पीडीएफ में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, defend and uphold the sovereignty and integrity of India, maintain high ethical standards, maintain political neutrality, maintain courtesy and good behavior, maintain responsiveness to the public, declare any private interest related to public duties। ठीक है, maintain discipline in discharge of duties। सारे इजी के इजी हैं, ये कोई समझना नहीं, कोई पढ़ना नहीं। ठीक है, 3A 3B 3C फिर बताऊंगा आपको दोबारा से, याद रखना, ये जरूर काम आएंगे आपके 3A 3B 3C। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहता है तो क्वेश्चन 4 वन लाइनर हो गया आपका। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तेरा ए जो हमने आपको पढ़ाया वो किसके बारे में है, डोरी के बारे में, दहेज के बारे में। तो दहेज के बारे में क्या कंडीशन है, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, साफ साफ लिखा होगा इसमें, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल। अब 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, उसमें थोड़ी बहुत हेरा फेरी कोई कर देगा, है ना, गिव और टेक डोरी, इसकी मनाही है, ना है इन चीजों की। ठीक है, डिमांड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या ब्राइब, सॉरी ब्राइब, हाँ ब्राइब नहीं बोल रहे, एक तरह से कोई मॉनेटरी तरीके से ब्राइड से या ब्राइड ग्रूम से। ठीक है, डिमांड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, 6 देख लो, सबसे ज्यादा जरूरी डोरी है जो दहेज, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एक्ट है, एक्ट का नाम बताओ इसके पूरे का। इसका जो एक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कब आया ये, तो ये आया डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। 61 से याद रखना, 1964 में ऐसे रखना कि कंडक्ट रूल आए, और उससे पहले 1961 में दहेज के बारे में बता दिया गया था, जो हमने इसमें भी मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, 5-6 पॉइंट पूछे जाते हैं आपसे प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट मना की जाती है ना,
कि आप अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर लोगे साथ के साथ, ठीक है, कोई प्राइवेट बिजनेस कर मतलब कोई बिजनेस कर लोगे, ऐसा कंडीशन नहीं होती। प्रियर इंटीमेशन परमिशन की जरूरत होती है। तो देखो कौन कौन से पॉइंट हैं जो नहीं करने प्रियर सैंक्शन के बिना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे। सारा नो समझना है इसको, ठीक है, या नो से स्टार्ट हो गई ये चीजें। दूसरा क्या है, दूसरा कोई भी अंडरटेक एनी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप अंडरटेक नहीं करोगे, मतलब आप कोई जॉब नहीं करोगे इसके अलावा, ठीक है। सी पॉइंट में क्या है, आप कोई भी ऐसा जो ऑफिस, कोई और ऐसी ड्यूटी है इलेक्टिव ऑफिस ड्यूटी, वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। समझ में आया इलेक्टिव ऑफिस का मतलब क्या है? इलेक्टिव ऑफिस का मतलब है आप कुछ, कोई प्राइवेट बिजनेस है उसमें कुछ चुन जाओ, आप चेयरमैन बन जाओ, कन्वीनर बन जाओ, तो ये सब चीजें अलाउड नहीं होती। चौथा पॉइंट क्या आ सकता है, चौथा पॉइंट आएगा कि किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी में आप एक तरह से उनके सपोर्ट में नहीं आओगे, सपोर्ट नहीं करना है किसी भी तरह से। कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो इंश्योरिंग एजेंसी हो, इंश्योरेंस, चाहे वो बच्चों आपका कमीशन एजेंसी हो, यानी पॉइंटर से आपको पता लगेगा कुल मिला के ये कि आपने प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं करना। ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा किसी रजिस्ट्रेशन में, किसी प्रमोशन में, किसी मैनेजमेंट में, चाहे वो बैंक का मैनेजमेंट हो या कंपनी का हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, आप इनमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। नहीं है ये सारे, हाँ मत समझना इसको प्राइवेट ट्रेड को, तो इससे ज्यादा ऑप्शन आपके पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो एक और जरूरी रूल है, ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 7, 8 पे चलते हैं। एक और जरूरी है, एक आपसे पूछा जाता है ना, सबलेटिंग, सबलेटिंग एंड वैकेशन, सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। सरकारी मकान आपको मिला, आप उसमें रहने लगे, आप उसको किराए पर नहीं दे सकते। रूल नंबर याद कर लो, इसलिए 15A के अंदर ये बात की गई, ठीक है। तो ये शायद हमने बताना रह गया था ए वालों में, 15A। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या करेगा, वो आपका सबलेट, लीज या किसी और को ऑक्यूपाई करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। अकोमोडेशन को आपने टाइम लिमिट के अंदर अंदर वैकेट करना है। अगर आपका कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट हो जाता है तो, मतलब मकान आपने कैंसिल करा दिया, आपको टाइम दे दिया कि भाई 20 दिन में खाली करना है, तो रूल ये बोलता है आप उसको वैकेट करोगे गवर्नमेंट अकोमोडेशन को विद इन टाइम लिमिट। दो ही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक आपका रूल 17, 17 कैसे याद रखोगे, इंडेटनेस, सॉरी इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस, इंडेटेडनेस। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट अफेयर्स मैनेज नहीं करेगा ताकि उसकी वजह से उसको कुछ भी, कोई इंडेटनेस, कोई इंसॉल्वेंसी, कोई दिवालियापन समझते हो ना, कि ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे पैसे या सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपनी खत्म कर दे, कोई कर्जा ले ले। तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या है, साफ साफ अवॉइड करती है कि भाई आप ये चीजों से दूर रहो, आप इन चीजों से, ठीक है। और आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है इसमें, 22A हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से जॉब कराना कानूनी अपराध है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं।
उसकी मनाही है साफ साफ। हो गया जी क्लियर आपको? अब अभी तक लगभग आपकी अराउंड 20 मिनट्स होने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास में आपके रिव्यू क्या रहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम उस तरीके से आपको रिवीजन कराएं? क्योंकि बेसिकली जो हम रिवीजन करा रहे हैं बच्चों आपको, मुझे लगता है काफी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन जो सबसे जरूरी है, वैसे हम बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। क्या है? आपसे कोई भी पूछता है सीसीएस रूल्स कौन से, कंडक्ट वाले। ठीक है, ये ब्रैकेट में यहां पे लिख रहा हूं, पहले लिखना चाहिए था मुझे। कंडक्ट रूल्स कम इनटू फोर्स, तो फटाक से आपका आंसर होना चाहिए 1964। ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट पेपर में आ जाए कभी, इसलिए एक बार जरूर आपसे डिस्कस कर लेते। ठीक है, अप्लाई किस किस पे होते हैं? नॉट अप्लाई तो हमने बता दिया, अप्लाई टू। तो अप्लाई टू में दो चीजें याद रखनी है, एवरी सिविलियन, दूसरा एवरी सिविलियन इंक्लूडेड इन डिफेंस सर्विसेज। ये जरूर याद रखना है आपने, डिफेंस सर्विस, इन पे ये लागू होते हैं। नहीं लागू होने वाले हमने आपको बता दिए। ठीक है जी। क्वेश्चन 12 के बाद बच्चों क्वेश्चन 13 कराते हैं। 13 में क्या है, अगर आपसे पूछे कोई डेफिनेशंस किस में आएंगी, डेफिनेशंस का रूल नंबर पूछे, देखो जी पहले रूल में आते हैं टाइटल कि है क्या ये, है ना, कमेंसमेंट कब से ये शुरू हुए, तो ये तो रूल नंबर 1 हो गया। और जो डेफिनेशंस है वो उसके बाद आ जाती है हमेशा, तो रूल नंबर 2 के अंदर आएगी आपकी डेफिनेशंस। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सिंपल सा आपने जवाब, ठीक है जी। गवर्नमेंट का कभी भी पूछा जाएगा, गवर्नमेंट मींस, तो आपने सीधा जवाब देना है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है, मॉक क्वेश्चंस में भी आपको, प्लस मेंबरशिप पे भी हमने ये शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगेन 3A 3B 3C हर तरीके से है क्या इसके अंदर ये भी पता होना चाहिए, और अगर ये पूछ लिया जाए रूल नंबर कौन सा है तो ये भी पता होना चाहिए। तो 3A में क्या है मेरे बच्चों, 3A में आपका आ जाता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। 3B में आएगा ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और 3C में आएगा सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो हमने आपको बताया था, वर्किंग विमेन का। ठीक है, ये आपने पढ़ के रखना है। हो गया आपका क्लियर? 15 हम आपको करा चुके हैं वन लाइनर। 16 देखो इसके अंदर क्या है, इलेक्शंस का अगर कोई पूछे तो इलेक्शन 5 से याद रखना है, सेक्शन 5 बोले या रूल 5 बोले, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन लिखा होगा तो सेक्शन ही बोल देना आप भी। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, कोई ये कह दे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर नहीं होने चाहिए, नॉट एनी मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन का बच्चों 5 है ना, तो 5 से याद रखना, 5 1 आ जाएगा इसका, इसका रूल नंबर आपने ऐसे याद रखना है। नहीं होने चाहिए हो ना तो 5 1। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज कराया था, याद करो कौन सा रूल है, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स 7, स्ट्राइक को ऐसे 7 से बताया था, तो रूल नंबर 7। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट रूल नंबर 9 है, पहले भी बता चुके हैं आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, अगर आपसे पूछता है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव एविडेंस, किसमें, कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है अगर, उसमें रूल कौन सा रूल है जिसके हिसाब से, एज पर रूल। और बच्चों जो ये रूल है ना, ये आपको सीसीएस कंडक्ट के अंदर बताना है 1964 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो डेफिनेटली आपका होगा। अब ये देखो क्या है,
रूल नंबर 10 आएगा। 10 में आपका 3 और 3 में भी पॉइंट बी। ठीक है, हो गया होगा आपको। जो हमें मेन पर्पज है इस क्वेश्चन को समझाने का वो यही है, रूल 10। अब रूल 10 है क्या, पता है आपको रूल 10 क्या है? रूल 10 बोलता है आपका एविडेंस बिफोर कमेटी। ये भी आपको समझा देते हैं। रूल 10 क्या है? एविडेंस बिफोर कमेटी, कि किसी भी कमेटी के सामने आपने जो प्रूफ देना है वो कैसे देना है। उसके 10 के बाद रूल 10 की तीसरी लाइन में जाना है और उसके बी पॉइंट पे जाना है। उसमें ये चीज मेंशन्ड है आपकी, क्या कि एनी गवर्नमेंट सर्वेंट मे गिव एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी एज पर रूल 10 ऑफ 3 ऑफ बी इन सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। ठीक है, और बताओ आपको इसमें क्या लगता है, जो कुछ और क्वेश्चंस अगर हमें कराने चाहिए तो। 18 हो गए आपके। 19 देख लेते हैं। सबलेटिंग वाला केस बताया था ना थोड़ी देर पहले। चलो अब आप बताओ इसको। सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इसकी मनाही की जाती है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 15A। बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, रूल नंबर 15A, अगर आपसे कोई भी पूछता है तो। सारे के सारे रूल एक बार पढ़ोगे ना आप, ये दिमाग में आपके घुस जाएंगे, बट जो जरूरी है वो जरूर पढ़ना। टोटल रूल ही कितने हैं इसमें? 25 रूल है, तो रूल 25 ही बता दो भाई क्या होता है। लास्ट रूल है तो रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग। इससे पहले पावर्स का बताया गया है कि भाई कौन सी पावर किसको दी गई है। ठीक है, कौन सी पावर किसको दी गई है, 24 के अंदर है, तो ये क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सिंपल। चलो एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसमें क्या है कि जो सीसीएस के कंडक्ट रूल हैं, अब ये जितने भी क्वेश्चन आपको रिवीजन में कराए हैं ना, ये मॉक क्वेश्चंस में हमारे प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। 1964 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। आउट ऑफ कंटेक्स्ट है थोड़ा सा, है ना। तो ये एक्ट कब आया था? 1988 में आया था, याद रखना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसको रिप्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस किसमें? सीसीएस कंडक्ट रूल में। तो आपने अपेंडिक्स का नाम बताना है, कौन से अपेंडिक्स। अब ऑप्शन तो आपको यही मिलेंगे कि भाई अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 4 मिलेंगे ऐसे ही। तो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर बच्चों यही होगा। अपेंडिक्स 4 में इसकी बात की गई है कंडक्ट रूल के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को रिप्रोड्यूस करके। ठीक है जी, 21 वन लाइनर में सीसीएस कंडक्ट रूल हमारी तरफ से खत्म है। मोर प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टाइम है, आपकी विलफुल एग्रीमेंट है इस बात पे कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बाकी ये फ्रीली सबके लिए आपका मॉक जो रिवीजन है सेशन, ये सबके लिए अवेलेबल। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं कुछ अलाउंसेस की। सैलरी का पार्ट है, आपने देखा होगा, जैसे डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस हैं, जैसे एनपीए है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, डॉक्टर्स को जो मिलता है। तो ये डिफरेंट जॉब लोकेशंस नहीं, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे अलग अलग अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। तो बेसिक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। जो देखो डीए एचआरए टीए एक क्लास है, आप बोलोगे तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जब आपका डीए 50% हुआ था तो कंडीशंस है, सारी चीजें बढ़ जाती हैं, एचआरए 25% बढ़ जाता है। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, एवरी अलाउंस में कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिली थी। तो ये वीडियो पेपर से पहले जरूर देख के जाना आप। ठीक है, लेकिन आज अगर कोई आपसे पूछे तो करंट 1 जुलाई 2024 से जो करंट डीए है वो कितना है, जो अभी सैलरी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है, तो बच्चों वो 53% है, 53% ऑफ द बेसिक। आपको पता है बेसिक पे ही होता है डीए।
तो 53% के हिसाब से अभी मिल रहा है। आज की डेट में 1 जनवरी 2025 से चल रहा है ये ड्यू का मतलब जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी 3% पॉसिबली चांसेस हैं, ठीक है, या 4% अगर करती है तो या तो 56 बनेगा या 57 बनेगा, वो आगे आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा। बट 53% आज की डेट में आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल आपका रहता है। तो ये हमारा वन लाइनर 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब एक चीज बतानी है, फंडामेंटल रूल की तरफ चल देंगे अब इसी क्वेश्चन को लेके 23 को। अगर आपसे कोई पूछता है तो डीए किस पे किया जाता है? डीए इज पेड ऑन बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे। और ये किस में डिफाइंड है कि भाई डीए आपका बेसिक पे किया जाता है? ये डिफाइंड है बच्चों आपका फंडामेंटल रूल नंबर 921 ऑफ ए ऑफ आई, यानी 1, ठीक है, ये 1 बोलते हैं इसको भी। इस हिसाब से आपको ये देखने को मिलता है। दूसरी कैलकुलेशन, एक पॉइंट ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसका? राउंड ऑफ का क्या तरीका है राउंड ऑफ करने का? तो राउंड ऑफ करने का तरीका है, अगर 50 पैसे से अबव है तो उसको नेक्स्ट हायर रुपीज में किया जाता है, और 50 पैसे से कम है तो उसको इग्नोर किया जाता है। आपने ये याद रखना है। तो राउंड ऑफ ऐसे करेंगे, अगर डीए सपोज करो आपका बनता है 14,525 रुपए 35 पैसे, ठीक है, एक तो ये बना। एक दूसरा बना आपका 14,000, चलो 10,000 ही मान लेते हैं, 10,063 पैसे, ठीक है। 50 भी बन सकता है, 50 भी कोई डाउट नहीं है, 10,050 पैसे अगर कैलकुलेटिवली अगर आपका निकला तो। ये निकला जैसे, इसको क्या करोगे आप, ये है जो, इसको तो हम राउंड ऑफ कर देंगे 14,525 के, क्योंकि जो 35 पॉइंट है वो डाउन है, इसलिए उसको हमने इग्नोर करके किया है। और जो ये ज्यादा वाले हैं 6350, इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो 10,000 वाले में हमें 10,001 रुपए मिलेगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट हायर रुपीज में हमने उसको क्या कर दिया, इक्वलेंट कर दिया उसके, ठीक है। तो ये भी रूल है आपका। क्लियर हो गया जी। अब देखो नेक्स्ट है आपका 24 पॉइंट। अभी डीए की बात करेंगे, जो जो काम की चीज। क्या डीए ड्यूरिंग सस्पेंशन मिलता है? मिलता है, बट किस पे मिलता है? बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस अलाउंस, ठीक है, सबसिस्टेंस अलाउंस के बेसिस पे आपको डीए मिलता है ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो ये क्वेश्चन है आपके काम आएगा, ठीक है बच्चों। 24 करा दिया। अब और कोई चीज जो काम की है आपके डीए से रिलेटेड, डीए आपका ड्यूरिंग लीव कैसे मिलता है? जब आप छुट्टी पर हो, ड्यूरिंग लीव, तो डीए आपको पता है बेसिक पे किया जाता है। तो अगर लीव में कौन सी बात करेंगे? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, एलपीआर, नोट करो इसको, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो इस ड्यूरेशन में डीए जो आपका एप्लीकेबल होगा ना, डीए जो आपका एप्लीकेबल होगा वो किस पे एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट 300 डेज पे, फर्स्ट 300 डेज ऑफ लीव स्पेंट इन इंडिया, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डीए आपका एडमिसिबल नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के टाइम पे। आगे समझाते हैं आपको, क्वेश्चन 26 के जो वन लाइनर में समझाएंगे कि डीए इज नॉट एडमिसिबल
DA इज नॉट एडमिसिबल वाइल ऑन, या ड्यूरिंग लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। पॉइंट को नोट कर लेना इस बात को कि डीए नहीं मिलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में। डन हो गया, इस पे एडमिसिबल ही नहीं होता। डीए हमने आपको एलपीआर पे बताया था थोड़ी देर पहले, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, बट एलपीआर इंडिया वाली होनी चाहिए, तो है, तो यस है। अगर डीए की बात करेंगे एलपीआर के टाइम पे, जो आपने आउटसाइड इंडिया बिताई है, आउटसाइड इंडिया, इस केस में बच्चों इस आपका जवाब नो आएगा इसका, ये याद रखना। यानी कि फॉर एनी पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट स्पेंड आउटसाइड इंडिया आपको डीए का रेगुलेशन नहीं होता। सिंपल बात है, सिंपल तरीके से याद रखनी है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन, अब वन लाइनर की बात करेंगे हम। 27 पॉइंट है हमारा। 27 में देखो एचआरए की बात करेंगे, तो एचआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउस रेंट अलाउंस होता है। क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस है आपका, ये चीज क्लियर हो चुकी। दूसरी जो चीज है, ये सिटीज के बेसिस पे मिलता है, एक्स वाई जेड। एक्स में आपको सिंपल हम महानगर कंसीडर करेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। वाई में, ये जेड में अपनी सिटी आती है आपकी, अगर आप बिलोंग करते हो ट्राई सिटी से, चंडीगढ़ जैसी सिटी आती है, ठीक है, जेड सिटीज के अंदर। तो देखो क्या है, सॉरी जेड में नहीं आती, चंडीगढ़ वाई सिटी के अंदर आती, और जेड सिटीज के अंदर बिल्कुल लोकलिटी, कोई ऐसा एरिया जो लोकल हो, जो किसी एक्स वाई में नहीं आता, वो जेड के अंदर आता है। तो पहले क्या कंडीशन थी, ये 24% हुआ करता था, ये 16% हुआ करता था, और ये 8% हुआ करता था। फिर हमने आपको वीडियो का रेफरेंस दिया था कि जब डीए 50% हो जाएगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अप हो जाएंगी, अप बढ़ जाएंगी। तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 24 से ये 30 हो गया जी। पहले ये 27 था, मतलब 24 से पहले ये 27 बढ़ा। दोबारा से समझाऊंगा आपको, 16 से 18 हुआ, 8 से 9 हुआ। आप इस पॉइंट को याद रखना। अब जो करंट रेट है वो 27 के बाद बच्चों 30 हो गया, 18 वाला जो चंडीगढ़ के अंदर 20 हो गया, और ये 9 वाला भी आप चेक करना 10 हो गया होगा, ठीक है, बढ़ के। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके 2 की स्पीड पे देख लेना। भले ही डीए जब 50% होता है तो कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी हो जाती हैं वो जरूर देख लेना, छोटी सी वीडियो रहेगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब एक और कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है इस चीज से कि मिनिमम एचआरए सिटी वाइज याद रखना है बच्चों आपने। मिनिमम कैसे याद रखेंगे? एक्स वाई जेड। सपोज करो, अब आज की डेट में तो ये हो गया मिनिमम बेसिक 18,000 है। अब चंडीगढ़ जैसी सिटी आपको पता है वाई सिटी के अंदर आती है, वाई सिटी में कितना मिलेगा? 20%, तो ऑब्वियसली ये 3600 रुपये हो गया। अब एक चीज अभी आपको बताऊंगा, एक्स सिटी के अंदर आपका 5400 मिनिमम मिलता है, ये मिनिमम है एचआरए। इससे कम आपका बनेगा भी ना तो भी इतना देना पड़ेगा, यानी 3600 रुपये बनता है, और जेड सिटी के अंदर आपका बनता है 1800 रुपये। समझने की बात, सिंपल सी बात, मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है आपको समझाने का वो ये है कि जब ये 18% था ना, तो जिसकी बेसिक 18,000 थी तो उसका 3600 से रह जाता था कम, तो कम रह जाता था तो उस केस में उनको मिनिमम मिलता था भाई 3600 रुपये। अब तो वो हो ही 3600 गया क्योंकि वो 20% हो गया। तो ऐसे ही ये अगर किसी का 5400 से कम बनता है तो उसको 5400 आपको देना पड़ेगा अगर वो एक्स सिटीज में है। वाई सिटीज में मिनिमम आपको 3600 देना पड़ेगा, जेड सिटीज में 1800 मिनिमम देना पड़ेगा। तो ये मिनिमम भी याद रखना आप, अगर पूछा जाता है आपसे तो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिक पे क्या है भाई, बेसिक पे, तो बेसिक पे बच्चों ऐसी पे होती है जिसका रिवाइज्ड पे के हिसाब से आपको बताते हैं कि पे
लेवल में पे मैट्रिक के हिसाब से जो आपको मिलती है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करती, डज नॉट इंक्लूड। याद रखना बेसिक पे में क्या इंक्लूड नहीं होता। एक तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आपका बेसिक पे के अंदर नहीं आता, रट लेना, समझ लेना इस बात को, ठीक है। दूसरी चीज है कोई एमएसपी मिलता है, ये इसके अंदर नहीं आता। एग्जैक्टली आपको याद रखनी है ये बातें कि कोई भी जो आपकी बेसिक पे की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक पे के अंदर ना एनपीए आता है, ना एमएसपी आता है, और ना ही कोई अलग टाइप की, यहां पे लाइन लिख देता हूं लास्ट, स्पेशल पे, कोई एनी स्पेशल पे अगर गिवन है तो ये तीन ऑप्शन अगर पेपर में आएंगे कि कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, डी में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव करना है, ठीक है। और वैसे पूछा जाएगा, मान लो एनपीए लिख दिया, बाकी और चीजें लिख दी, तो आप एनपीए पे टिक करके आओगे, ठीक है। तो बेसिक पे के अंदर ये चीजें नहीं आती हैं, इतना आपको मेंशन होना चाहिए। चलो 29 हो गया। 30 में देखो क्या है। अब ये एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे कि एचआरए की एप्लीकेबिलिटी क्या है, लीव के टाइम पे कैसे मिलता है। तो ये एडमिसिबल है ड्यूरिंग ऑल काइंड ऑफ लीव, उसमें ईओएल भी आएंगी, चाइल्ड केयर लीव भी आएंगी, कोई वेकेशन पे भी जाएगा, इसमें सब पे जो भी है आपका मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 180 दिन के अंदर अंदर, 180 दिन के बाद आपको क्या है, प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा अगर आपने ड्यूरिंग लीव एचआरए लेना है तो, ड्यूरिंग लीव एचआरए, ठीक है। एप्लीकेबल है हर लीव पर, एप्लीकेबल चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो उसमें भी मिलता है, बट फर्स्ट 180 डेज लीव, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कराना होगा। क्या स्टडी लीव के दौरान मिलता है? स्टडी लीव तो यस, कैसे मिलेगा? प्लेस ऑफ स्टडी के हिसाब से, जहां पे आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपको बच्चों मिलेगा ये, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बात एचआरए की चल रही है यहां पे। सस्पेंशन के दौरान मिलता है, सस्पेंशन के दौरान, ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो याद करना इस पॉइंट को कि सस्पेंशन के दौरान फर्स्ट 180 डेज तक एडमिसिबल, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, लिख देते हैं यहां पे, बियॉन्ड दिस सर्टिफाई करना होगा। सर्टिफिकेट कोई होता होगा फॉर्मेट, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, 180 दिन तक याद रखो, ड्यूरिंग सस्पेंशन आपको मिलता रहता है, ठीक है जी। टेम्परेरी अगर कोई ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसफर, तो बच्चों टेम्परेरी ट्रांसफर के टाइम पर भी मिलता है, बट याद रखना है एडमिसिबल है, एडमिसिबल। जैसे वो 180 दिन था ना सस्पेंशन का, इसका 90 डेज है, क्या है 90 डेज जो आपका ओल्ड स्टेशन के हिसाब से है, बाकी न्यू स्टेशन के हिसाब से बाद में मिलेगा, ठीक है। तो 180 डेज तक लिख देते हैं, ओल्ड स्टेशन के हिसाब से मिलेगा, और बाद में न्यू स्टेशन के, मतलब 3 महीने तो आपको पुराने वाला ही मिलेगा, एचआरए जो भी है, जो आपकी पुरानी सिटी है, जो आपका मेन हेडक्वार्टर। हो गया क्लियर? अब एक क्वेश्चन और है जो सिंपल है, जैसे एचआरए का बोलते हैं तो कोई पूछे रेंट रिसीट, रेंट जो आप किराए पे रहते हो, रेंट रिसीट की जरूरत होती है, नेसेसरी है नहीं है आपको प्रोवाइड करना? तो सिंपल आंसर है नो, कुछ नहीं करना। सिंपल एक फॉर्मेट जो होता है, आपका एचआरए का फॉर्म फिल करते हो, उसमें मेंशन करना होता है कि आप रेंट पे रहते हो, इतना पे करते हो, चाहे आप कम पे करो ज्यादा पे करो, जितना एडमिसिबल बेसिक के हिसाब से आपकी सैलरी के हिसाब से है वो आपको मिलता है, उसमें आपको कोई रसीद देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। जब आपको हाउस अलॉटमेंट होता है तो क्या एचआरए एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? ये तो नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। कब?
जब आपको हाउस अलॉट हो गया, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, हाउस अलॉटमेंट अगर आपको हो जाती है तो उसी टाइम से आपका एचआरए करके दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ये बेसिक बात है, पता होगा आपको। चलो, बेसिक बातें हैं जो आपको समझानी थी वो हमने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट आपको जो पॉइंट देखना है, सिटीज की भी बात देख लो, हमने आपको बता दी है। एक्स सिटीज में आप देखोगे दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, अहमदाबाद है। वाई सिटीज के अंदर चंडीगढ़ है, मोहाली है, रायपुर है, और कुछ भी आप विशाखापट्टनम का ग्रेटर विशाखापट्टनम हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, बेसिक बेसिक सिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जेड सिटीज में सारे लोकेलिटी आती है, कोई विलेज हो जहाँ पे आप जॉब करते हो, अगर लोकेलिटी है बिल्कुल वहां पे आपको जेड सिटीज का मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमने टोटल आपको कितने करा दिए, 30 करा दिए, 31 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 31 वन लाइनर आपको कराते हैं। तो 31 में कहीं पे, जैसे पंजाब पुलिस के अंदर आज भी शायद साइकिल अलाउंस मिलता है, पंजाब स्केल में मिलता होगा, बट अगर आपसे कोई पूछता है पेपर में शायद नहीं आएगा, तो ये 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था। 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था, जो आपका 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है। अगर कहीं पे मिलता होगा तो इस रेट पे मिलता होगा, ठीक है। ऐसी पोस्ट जहां पे साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइक आई डोंट नो, पोस्ट ऑफिस में अगर रिक्वायर्ड होगी पोस्टमैन के लिए तो शायद उनको मिलता हो, ठीक है। साइकिल अलाउंस हो गया। स्पेशल अलाउंस हमने आपको बताया हुआ है, जो डिसेबिलिटी के चाइल्ड केयर के लिए मिलता है, उसके लिए आप जरूर इस वीडियो को पढ़ लेना, ठीक है। कैसे पढ़ लेना उस वीडियो को, देखो बच्चों, 3,000 रुपए का मुझे बता दो आप 25% कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन 32। तो ऑब्वियसली इसका 1/4 होगा, 1/4 करके देखो, 750 रुपए। तो जो आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर विमेन विद डिसेबिलिटी, विमेन विद डिसेबिलिटी, जो विमेन विद डिसेबिलिटी है उनको चाइल्ड केयर के पहले मिलते थे 3,000 रुपए। अब ये बात मेंशन्ड है, क्लियर है, आप याद रख लेना। अगर कोई पूछता है कि 25% बढ़ गया था जब डीए हुआ 50%, तो 750 रुपये और इसके अंदर आप बढ़ा लो, तो आज की डेट में अगर क्वेश्चन आता है, पूछते हैं, तो 3,750 आपने टिक करके आना। कितना मिलेगा, 3,750 मिलेगा। डिसेबिलिटी, एक क्वेश्चन और भी निकल गया यहां से, 33 करा देते हैं। डिसेबिलिटी का अगर मतलब कोई पूछे तो मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी होती है, 40% होती है। मतलब अगर आप 35% डिसेबल कोई लिखता है आपको सर्टिफिकेट में, तो आप डिसेबल नहीं हो, क्योंकि मिनिमम बेंचमार्क है जो डिसेबिलिटी का वो 40% रखा गया है, ठीक है जी। तो 40% मिनिमम है कंडीशन, ये आपने याद रखना। एक ड्रेस अलाउंस का जिक्र करेंगे अभी। ड्रेस अलाउंस, जिन जॉब्स में ड्रेस अलाउड होती है, जैसे नर्सों को मिलती है ना, और ड्रेस आप अगर देखोगे कोई पियून टाइप की जॉब है, अटेंडेंट टाइप की जॉब है, अगर वहां पे मेंशन्ड है कि ड्रेस कंपलसरी है, तो ड्रेस का अलाउंस दिया जाता है। और कब से दिया जाता है बच्चों, ये भी 1 जुलाई 2017 से आपका इफेक्टिव है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये भी देखो बात हमने ना वैसे उस वीडियो में क्लियर की हुई है, लेकिन आपको यहां पे भी बता देते हैं कि यूनिफॉर्म अलाउंस अलग से होता था पहले, और वॉशिंग अलाउंस अलग से होता था। अब इन दोनों को सब्ज्यूम कर दिया है ड्रेस अलाउंस के अंदर, इकट्ठे ही पैसे मिलते हैं इसमें। अब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म अलग देंगे, वॉशिंग अलग देंगे, अब केवल ड्रेस अलाउंस देंगे। एडमिसिबिलिटी,
35 में चल बात कर लेते हैं ड्रेस अलाउंस। अब ये डीए सॉरी ड्रेस समझ रहे हैं इसमें ना, चलो लिख दें यहाँ पे, लिख ही देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो फिर। ड्रेस अलाउंस किस किस पे एडमिसिबल है? एमटीएस को मिलती है, ड्राइवर्स को मिलती है, कैंटीन स्टाफ को मिलता है, रेलवेज में आपको पता है मिलता है, ड्रेस का प्रोविजन होता है। ट्रैकमैन जो होते हैं रेलवे के अंदर उनको ये चीज मिलती है, कोई भी रनिंग स्टाफ, मतलब कुल मिला के इनको ड्रेस अलाउंस का पॉसिबिलिटी क्या करें, एडमिसिबिलिटी होती है, इनको मिलता है ड्रेस अलाउंस। रेट क्या है भाई इसका? रेट बच्चों पहले वाला बता देता हूं आपको, 5,000 हुआ करता था। जब से डीए 50% क्रॉस करा है, 50% हुआ है, तो ये भी ऑब्वियसली बढ़ गया है आपका 25%। और मुझे 5,000 का 25% बताओ आप कितना होता है? तो सीधी सी बात है 1/4 होगा, 1/4 कर लो इसको, 1250। तो इसमें 1250 रुपये और आपने रेस कर देने, तो टोटल 6,250 अब से एप्लीकेबल होगा। कब से? अब जो नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट कब मिलेगा? 50% कब हो गया था बच्चों? 1 जनवरी 2024 को ही हो गया था, है ना? तो 1 जनवरी 2024 के बाद जुलाई में इफेक्टिवली मिलता है ये, क्योंकि जुलाई से हुआ था तो जुलाई में ही इसको पे करते हैं। तो जुलाई 2024 में जब ये पे किया गया होगा तो इसमें टोटल जो रुपए मिले होंगे वो मिलते हैं 6,250। अब जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको जुलाई के अंदर ही 2025 में 6,250 के हिसाब से। तो याद रखना पहले 5,000 हुआ करता था, आज की डेट में होता है 6,250। तो कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में आता है। साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम है 2017 का, कि रेट ऑफ अलाउंस विल बी इंक्रीज बाय 20% whenever the DRS allowance payable on the revised pay scale reaches to 50%। जब डीए 50% हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएगा। जैसे एचआरए बढ़ गया 25%, स्पेशल अलाउंस बढ़ गया डिसेबिलिटी वुमेन का 25%, ड्रेस अलाउंस बढ़ गया 25%, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़ गया 25%। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कौन कौन सी चीजें बढ़ जाती हैं। चलो तो बच्चों सेशन लगभग 50 मिनट का आसपास हो चुका है आपका। तो सेशन कैसा लग रहा है बिल्कुल लाइक कर देना इसको, है ना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। अब एक एनपीए की बात कर लेते हैं, कई बार एनपीए का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनपीए का क्या होता है, इसको सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखो, पेपर में आई है, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। किन को मिलता है? CHSO को, ठीक है, या वेटरनरी डॉक्टर्स को। कितना रेट होता है इसका? बेसिक का 20%, ठीक है। कब से इफेक्टिव है? 1 जुलाई 2017 से। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बेसिक प्लस एनपीए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2,37,500। बेसिक और एनपीए मिला के 2,37,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो CHSO हमने किसको लिखा है? सेंट्रल, ये है आपका सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स, इनको मिलता है, मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक पे का फंडा आपको बताया हुआ है हमने आपको कि बेसिक पे होती क्या है, फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर मेंशन है ये चीज। अब देखो क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी मिलने की। एक तो कंडीशन ये है कि पोस्ट क्लिनिकल होनी चाहिए, आप पेशेंट को देखने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसे डॉक्टर हो, पीएचडी वाले वो नहीं चलेंगे। पोस्ट है वो आपकी होल टाइम होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रोहिबिट करना है आपने, किस लिए दिया जाता है, मेन बात याद करो आप, किस लिए दिया जाता है, इस पॉइंट को नोट करना। ये इसलिए दिया जाता है टू प्रोहिबिट प्राइवेट प्रैक्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो वो गवर्नमेंट में उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा प्राइवेट क्लिनिक पे ही काम करेंगे, सारे पेशेंट वहीं आ जाएंगे हमारे, है ना।
तो गवर्नमेंट ये चीज अलाउ नहीं करती, वो आपको सिंपल बोलती है कि हम इसीलिए आपको एनपीए देते हैं, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंसिंग, और 20% बेसिक का कम नहीं होता है ना। ये भी रेट आप चेक करना, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, डीए 50% पहुंचेगा तो ऑब्वियसली ये भी रेस हुई होगी आपकी, बट कंडीशन यही है बेसिक और एनपीए मिला के 2,37,500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है समझना। तो बच्चों 36 वन लाइनर में हमने आपको बेसिकली बहुत कुछ बता दिया होगा, बहुत कुछ आपके काम आ जाएगा इसमें से। होने को देखो बहुत कुछ होता है। अब कैश हैंडलिंग अलाउंस होता है, इसकी भी बात करेंगे। कैश हैंडलिंग अलाउंस, हैंडलिंग अलाउंस बच्चों डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है ना, मेरे कहने से जरूर देख लेना उसको, है ना। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कितना कितना हुआ है, क्योंकि बढ़ चुका है ये, है ना। पहले ये होता है कि 5 लाख से कम अगर कोई कैशियर है जो कैश हैंडल करता है तो 700 रुपये महीने मिलता था उनको, 700 रुपये मंथ का मिलता था। और 5 लाख से ज्यादा, ग्रेटर देन 5 लाख, तो उनको मिलते थे जी 1,000 रुपये। अब इसमें भी बच्चों इजाफा हो गया है, कितना इजाफा हो गया है वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। ये आपके लिए हम सस्पेंस रखेंगे क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे, उस एक वीडियो से ये सारे आपके जितने भी अलाउंसेज है ना सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर पेपर में पूछा गया तो आप गलत जवाब नहीं दोगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कैश हैंडलिंग अलाउंस की बात है। वैसे चलो आपका सस्पेंस खत्म ही कर देता हूं मैं। 25% बढ़ गए थे ये सारे के सारे, 25% बढ़ गए हैं, यानी कि 700 का निकालो बच्चों 25%, तो 1/4 होगा। कितना होता है 1/4? 4 से करेंगे 175 रुपए, तो यानी ये तो हो जाएगा आपका 875 रुपए। और 1,000 वाला कितना हो जाएगा जी? 25% बढ़ गए, 1/4 ही होता है ना ये भी, 1/4 250 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1,250 रुपये। और हर महीने सैलरी में मिलता है ये, एक क्लर्क को नहीं मिलेगा लेकिन कैशियर को जरूर मिलेगा जो कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी का काम कर रहा हो, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी। सैंतीस वन लाइनर्स बच्चों आपको करा चुके हैं, सेशन इंटरेक्टिव है बेसिकली। चलो 37 हो गया। 38 में एक वैसे स्पेशल अलाउंस भी होता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस कह लो इसको, ड्यूटी अलाउंस। अब ये एडमिसिबल किन को होता है? ये उनको मिलता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। नॉर्थ ईस्ट रीजन बच्चों हमारे कौन से हैं? लाइक जैसे आसाम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, समझ गए होंगे आप नॉर्थ ईस्ट वाले कौन से हम कहना चाह रहे हैं। तो ये कितना मिलता है? ये 10% ऑफ द बेसिक मिलता है उनको, ये अलग से अलाउंस है, ये उनको ही मिलता है 10% ऑफ द बेसिक। एडमिसिबल सेम जुलाई 2017 से, ठीक है। अब रिस्क अलाउंस की जरूरत है, चलो बता देते हैं। रिस्क अलाउंस, रिस्क अलाउंस का क्या है आपका? रिस्क अलाउंस की कंडीशन है जहां पे रिस्क होता है। रिस्क कैसे होता है? जो एंगेज है ड्यूटी जिसमें ग्रेट हजार्ड की बात है, हेल्थ की लाइबिलिटी अफेक्ट होने की बात है, ठीक है। जैसे स्वीपर्स या स्पाई वाला जो एंगेज होते हैं अंडरग्राउंड ड्रेन या सीवर लाइन को क्लीन करने में, उनको दिया जाता है। जो भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वहां पे रिस्क अलाउंस है जो ये दिया जाता है ना। तो बस बेसिक इसमें यही समझ के रखना है आपने, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं। चलो, क्या आपको ये कंडीशन पता है? हस्बैंड और वाइफ, वाइफ के पास है गवर्नमेंट अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब है, और वो रहते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ मिलके साथ में, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अंदर रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको तो एचआरए मिल नहीं रहा, तो मिलेगा नहीं क्योंकि इन्हें मकान जो है गवर्नमेंट अलॉटमेंट है, हाउस अलॉटमेंट हो रखी है। तो ये जो हस्बैंड है ना इनके, इनको भी नहीं मिलेगा चाहे जहां मर्जी जॉब करेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोविजन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बोलना है सिंपल, नहीं मिलता। कैश हैंडलिंग अलाउंस रिकमेंड किया जाता है फॉर एबोलिशन बाय 7 CPC। तो क्या इसको अबोलिश किया गया भाई?
कैश हैंडलिंग अलाउंस को नहीं किया गया, अभी तो बताया था आपको 25% बढ़ गया था ये। कोई भी वुमेन एम्प्लॉई जिसको एचआरए दिया गया चाइल्ड केयर लीव के टाइम पे, चाइल्ड केयर लीव के टाइम पे एचआरए दिया गया, तो वो मैटरनिटी लीव के साथ में कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 180 दिन तक तो मिलता ही मिलता है। ये तो हमने आपको बात बताई थी। एचआरए है सीसीएल के टाइम पे 180 डेज तक अवेलेबल है। तो एचआरए ड्यूरिंग सीसीएल अगर एक्सेस हो जाता है फर्स्ट 180 डेज ऑफ लीव इफ अदरवाइज एडमिशन, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, बाकी चलता रहेगा वो एचआरए आपका चलता रहेगा, बट 6 महीने के बाद जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, एक बात और जरूरी, जो आपको डिसेबिलिटी वाला हमने स्पेशल अलाउंस बताया था ना, एक स्पेशल अलाउंस जो डिसेबिलिटी में चाइल्ड केयर के लिए मिलता है, चाइल्ड केयर में कितना मिलता है? 3,000 था ना बच्चों, है ना? बढ़ के शायद वो 3750 हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 25% रेज हो गया। तो ये कब तक मिलता है? जब तक बच्चा आपका 2 साल का होता है, 2 ईयर्स तक चाइल्ड के, उसके बाद नहीं मिलता। ये मत सोचना ये जिंदगी भर मिलता है ना? ये बेसिक बात रहेगी थी उस टाइम पे बतानी, जो हमने आपको अभी क्लियर कर दी कि आपको जो है टोटल चाइल्ड की बर्थ से लेके जब तक चाइल्ड 2 साल का होता है तब तक ही दिया जाता है। एक ना आइलैंड पे भी जॉब होती है। अब कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जॉब करने लगे ए एंड में, तो उसको आइलैंड अलाउंस भी मिलता है। तो आइलैंड की जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है, आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, क्वेश्चन है क्या ये सस्पेंशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, अगर कोई सस्पेंड हो जाए, ज्वाइनिंग टाइम पे भी बात कर लेते हैं, ज्वाइनिंग टाइम तो क्या ये मिलेगा? मिलता है? ये नहीं मिलता। सस्पेंशन के टाइम पे भी नहीं मिलेगा और ज्वाइनिंग टाइम पे भी नहीं मिलेगा। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो बेसिकली बच्चों आज की क्लास में रिवीजन सेशन में हमने सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपको करवाए। सीसीएस कंडक्ट रूल्स के बाद में जो आपको कराया है वो है जो स्पेशल अलाउंसेस हैं, सारे के सारे पेपर में आ जाते हैं। पूछा जाता है कि क्या रेट है इसका, कितना टोटल आज की डेट में एचआरए मिल रहा है, कितना आज की डेट में डीए मिल रहा है, कितना स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, एनपीए किस रेट पे मिलता है। तो क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली एग्जाम्स में। तो हमने सारे के सारे आपको करा दिए हैं। चैनल पे बने रहो, क्लासें ऐसे आती रहेंगी, कंटिन्यू रिवीजन है। और हमारे पास जो टोटल टाइम रह गया है, अब आज 22 है, तो टोटल टाइम हमारे पास 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27 भी मान लेते हैं, 28 को पेपर है, तो 5 दिन। 5 दिन में से 3 दिन तो मिनिमम हम आपको थ्योरेटिकल रिवीजन कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू सेशन के फॉर्म में ही हम आपको मैराथन क्लास करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास से जुड़े रहना। फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।